बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपकी 3 लेक्चर्स की सीरीज़ है जो कि लर्निंग मेथोडोलॉजीज़ में आता है। इसमें हम कोऑपरेटिव लर्निंग डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड आपका प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है और थर्ड हमारा जो होगा वो होगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और एक और भी छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम डिस्कशन मेथड कहते हैं, वो भी लर्निंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये टॉपिक्स एफपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा एक सेक्शन जो है वो पेडागोजी में से आता है और इन्हीं में से एमसीक्यूज़ बनते हैं। अभी इंशाल्लाह अगर आपने ये सारी वीडियोस एक दफ़ा देख ली तो हम जब आपके साथ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी। तो कमिंग वीडियोस में हम इन्हीं वीडियोस में से जो आपके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो वो आपको काफ़ी बेहतर आते होंगे once you are done with all these videos. So let's start problem based learning. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जो कि हम अभी कर लेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का फ़्लो क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के, यानी कि जब आप एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवाते हैं तो उसकी लर्निंग आउटकम क्या होती है, वो क्या सीखते हैं। प्लानिंग हम कैसे करेंगे, अगर कोई टीचर प्लान करना चाहे कि वो अपनी क्लास में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवाना चाहता है तो हाउ शुड ही और शी प्लान दैट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सिनेरियो। मैनेज कैसे करेंगे आप, एसेस कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक दफ़ा करवा तो लिया, अब आप चेक कैसे करेंगे कि स्टूडेंट उसमें से पास हुए या नहीं हुए। फिर उसके बाद ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से आ सकते हैं, जब आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कौन कौन से वो ऑब्स्टिकल्स हैं और कौन सी अप्रोचेज़ है जो आप इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को कामयाब जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। जो चीज़ हमने सबसे पहले डिस्कस करनी है कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि आप अपने स्टूडेंट को एक ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन देंगे, कोई ऑथेंटिक और मीनिंगफुल प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी कि जिसका कोई मतलब हो और उसका कोई लॉजिक बन रही हो। अब वो स्टूडेंट्स आपको जब वो बैठेंगे और उसका कोई उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, तो उसका जो सोल्यूशन निकालेंगे उसके दौरान जो उनकी लर्निंग होगी दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप के स्टूडेंट की जो आप स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दें, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान उसकी जो लर्निंग होगी उसको हम कहेंगे कि वो प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो लर्निंग होती है। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं इसका फ़्लो, कि इसका फ़्लो जो है यानी कि किस क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या होगा, तो किस तरीके से आपका फ़्लो बनेगा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का। ओके जी, तो नेक्स्ट पहले हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, अब हम डिस्कस करेंगे कि उसका फ़्लो क्या होगा। अब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का जो फ़्लो होता है यानी कि किन मराहल से प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग गुजरती है, व्हाट आर दो स्टेप्स। तो सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज़ प्रॉब्लम इंगेजमेंट। दैट इज़ ऑब्वियसली द फोरमोस्ट स्टेप एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले आपने अपने स्टूडेंट्स को किसी प्रॉब्लम में इंगेज करना है। अब प्रॉब्लम में इंगेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा फंडामेंटल पॉइंट इस वजह से है क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं कर पाते, यानी कि आपने पढ़ाया कुछ था लेकिन आप अपने जो नॉलेज है वो या तो पूरी तरीके से कन्वे नहीं कर सके या आपने प्रॉब्लम किसी और टॉपिक में से दे दिया जो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, तो वो जो एक पूरा सिनेरियो आपने क्रिएट किया है, चाहे वो आपने एक क्लास लगाई है, चाहे आपने 2-3 दिन लगाए हैं, उसमें से मेजॉरिटी टाइम जो है वो स्टूडेंट्स पूछते ही रहेंगे कि ये कहाँ था, ये कैसे था, ये इस तरीके से, तो उसमें इंगेजमेंट नहीं हो सकेगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप जो प्रॉब्लम दें वो इतना डिफ़िकल्टी लेवल उसका हाई हो कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो उसमें इंगेज हो ही ना, यानी कि वो देख के कह दें कि ये तो हमें आता ही नहीं है। तो आपने इस तरीके से अपना प्रॉब्लम डिज़ाइन करना है, या इवन अगर आप मुश्किल प्रॉब्लम दे भी रहे हैं तो यू हैव टू जस्टिफाई इट, या आपने इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है कि सब स्टूडेंट्स को लगे कि वो उसमें इंगेज हो सकते हैं, यानी कि वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तब ही वो आपकी प्रॉब्लम बेस्ड जो लर्निंग है वो सक्सेसफुल होगी। अदर देन दैट वुड बी ए फेलियर, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, सबसे जब आपने प्रॉब्लम में एंगेज कर लिया पहले पॉइंट में, नंबर 2 स्टेप पे आप क्या करेंगे कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, जिसको हम आम ज़ुबान में जब अगर हम कहें तो उसको हम रिसर्च भी कह सकते हैं, कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करेंगे उस प्रॉब्लम पे जो आपने उनको दी थी।
उसके बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, थर्ड स्टेप जो है उसके अंदर इसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ही सोल्यूशन निकालेंगे थ्रू इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। और लास्ट में प्रॉब्लम डीब्रीफिंग होगी, यानी कि वो इस बात को समझेंगे कि उन्होंने किस तरीके से उसको सॉल्व किया है, कौन कौन सी उसके अंदर उन्होंने लर्निंग्स की हैं। तो ये इसके बाद फाइनल जो है ना उसका कंक्लूजन होगा। तो ये आपके पास होता है फ़्लो, ठीक है। और फ्लो का मतलब क्या है कि ये वो तरीका है कि जिसके इस फ्लो में आपकी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम दें स्टूडेंट्स को, उसके बाद उनको टाइम दे फॉर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, फिर प्रॉब्लम रेजोल्यूशन होगी, फिर उसके बाद प्रॉब्लम की डीब्रीफिंग होगी। तो ये हमारे पास वो फ्लो है, वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम प्रॉब्लम बेस्ड जो लर्निंग है उसको करते हैं, अचीव करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लर्निंग आउटकम्स। अब ये जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की आउटकम क्या होती है। यानी कि जब आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवा लेते हैं तो उसका फ़ायदा भी आप कह सकते हैं, या वो क्या स्किल्स हैं जो कोई स्टूडेंट गेन करता है जब वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में इन्वॉल्व होता है। अब सबसे पहले तो जो वो स्किल गेन करता है वो है अडल्ट रोल बिहेवियर का। यानी कि वो अपने आप को, ये जो पॉइंट है फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को आप एक दूसरे के साथ मैच भी कर सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है। उसको ये बात समझ आती है कि हाँ मैं एक चीज़ लर्न की, मैंने, मुझे सिखाई गई और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं उस लर्निंग को इस्तेमाल करके ख़ुद कुछ जो है वो मैं सीख सकता हूँ कुछ ना कुछ। तो ये हमारे पास होता है अडल्ट रोल बिहेवियर। इसी तरीके से स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के अंदर ये एक शऊर पैदा होता है, या उसको ये पता चलता है कि मेरे अंदर ऐसे स्किल्स हैं, या उसके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं इंडिपेंडेंट लर्निंग की। यानी कि वो जिस तरह पके पकाए खीर खाने का आदी होता है कि स्टूडेंट को क्लास में सिखाया जाता है कि 2 + 2 = 4, और उसको होमवर्क में भी दे दिया जाता है कि चलो 10 टाइम्स लिख के ले आओ 2 + 2 = 4। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम उसको कोई और एडिशन के लिए चीज़ देंगे, अब वो इंडिपेंडेंटली लर्न करेगा, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दी, वैसे आपको एक ओवरऑल बात बता रही हूँ कि ये आपको इंडिपेंडेंट लर्निंग तब होगी जब स्टूडेंट खुद से सीखना शुरू करेगा, और ये तब होता है जब आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो करवाते हैं। उसके बाद सोशल स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है सोशल स्किल्स की। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना जो है वो बिल्कुल नहीं सिखाते। इंटरेक्ट ना करने का मतलब क्या है कि हम उनको एक दूसरे के साथ नहीं बताते कि वो सोशल एनिमल्स हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ बात कैसे करनी है, उन्होंने एक दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्ट कैसे करना है और उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो जब आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में जब आपके 3-4 स्टूडेंट्स जो है ना वो इकट्ठे सर जोड़ के बैठ जाते हैं, अब उसमें ये स्टूडेंट कोई बात कहेगा, ये स्टूडेंट कोई बात कहेगा, ये कोई बात कहेगा, लेकिन इन तीनों ने एक पॉइंट पे आकर अपने आप को कंसाइड होना है, उस पर अपने आप को राज़ी करना है, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और तीनों अपनी अपनी बात पे ही अड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन नहीं होगा और उनका ग्रुप पूरे का पूरा फेल हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे सोशल स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंक्वायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें तो कुरान पाक में भी दिया गया है कि गौर व फिक्र करना, रिसर्च करना, इंक्वायर करना, उसकी इंसान के अंदर, स्टूडेंट के अंदर स्ट्रगल पैदा होती है कि वो किस तरीके से इंक्वायर करे चीज़ों के बारे में और फिर उनको सीखे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़िंदगी में काम आती हैं, ना सिर्फ आपकी एजुकेशनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में, कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम सॉल्व कैसे करें। उसके अंदर एक तो चीज़ होती है ना जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, जिसमें आपकी लर्निंग आ जाती है, लेकिन एक और चीज़ होती है जो जिसके अंदर आपका हौसला, आपको दूसरों की बात समझने का हौसला, अपनी बात कन्वे करने का हौसला, ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे दैट इज़ रिलेटेड टू योर एजुकेशन और टू योर पर्सनल लाइफ, ये सब चीज़ें आप इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। और ये होता है, इसमें वाकई फ़र्क नज़र जो है वो आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट एक और इसका पॉइंट है, और वो हमारे पास है प्लानिंग कि अगर आपने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवानी है तो आप उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। अब आप प्लानिंग कैसे करेंगे कि एक तो इसके लिए ज़्यादा प्लानिंग ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी बाकी जो लर्निंग्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसमें कोऑपरेटिव आ जाती है, या एक डिस्कशन की हम बात करते हैं, डिस्कशन मेथड भी होता है। उन सब में से एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ देम जो आपकी ये लर्निंग है, इसमें सबसे ज़्यादा प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। रीज़न क्या है कि रीज़न ये नीचे ये दो चीज़ें हैं। अब कैसे प्लानिंग है कि आपने ग्रुपिंग करनी है, और
रीज़नेबल ग्रुपिंग करनी है। ऐसे नहीं कि आपने पहले 5 रोल नंबर्स को या पहले 5 स्टूडेंट्स को तुम इकट्ठे हो जाओ, अगले 5 को आप इकट्ठे हो जाओ, इस तरीके से नहीं। आपने एक हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की बराबर मेंटालिटी वाले, यानी कि मिक्स मेंटालिटी वाले स्टूडेंट्स हों। कुछ लायक हों, कुछ मीडियम हों, कुछ बिलो एवरेज हों। उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर उसका फ़ायदा सबको होगा ना। आप एक टॉपर्स का ग्रुप बना देंगे, उन्होंने ऑब्वियसली 5 मिनट में प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे देना है। उससे बाकी स्टूडेंट्स डीमोटिवेट भी होंगे, बाकी स्टूडेंट्स का मोराल भी डाउन होगा, और जो एक ग्रुप है जिसने पहले कर ली, उनके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि ये तो प्रॉब्लम्स मुश्किल है ही नहीं, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पिछले में बताया था, फ़्लो का पहला पॉइंट था, आपने प्रॉब्लम इंगेजमेंट करवानी है, और वो यहाँ से होगी। आपने डिसाइड करना है कोई एक रीज़नेबल, यूज़फुल, मीनिंगफुल टास्क या प्रॉब्लम जो आप स्टूडेंट्स को देंगे। यहीं से आपकी बेसिक्स बनेंगी। अगर आपने ये ठीक से चूज़ कर लिया, ग्रुपिंग ठीक से कर ली, तो आपकी जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग देन एज़ कम्पेयर टू एनी अदर जो आपकी लर्निंग मैथोडोलॉजीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी ज़रूरत है प्लानिंग, दैट इज़ इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग। मैनेजिंग जो है वो आपका हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन के साथ भी, और प्लस आपके इस टॉपिक के साथ जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब मैनेजिंग में क्या होगा कि आपने अगर ये कंडक्ट करवा ली है इस तरह की एक्टिविटी, अब इसमें आपने जो मेंटली तैयार होकर जाना है कि आपने किन किन चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ सकता है, उसमें कुछ चीज़ें ये आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपने इस बात को मेंटली तैयार होकर जाना है कि आपको मल्टीटास्क सिचुएशन से डील करना पड़ सकता है। मल्टीटास्क का मतलब ये है कि आपको एक टाइम पर बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। आपको उनको क्लास को डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, आपने क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं, आपने मॉनिटर भी करना है स्टूडेंट्स को, आपने रिजल्ट्स भी चेक करने हैं। तो इस तरह की मल्टीटास्क सिचुएशन जो है उसका आपके साथ इनकाउंटर हो सकता है। तो आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको जो है वो डील करेंगे। उसके बाद आ जाता है एडजस्टिंग टू डिफरेंट फिनिशिंग टाइम्स, यानी कि डिफरेंट फिनिशिंग टाइम्स डिफरेंट हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है कि टाइमिंग्स जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं कि ग्रुप ए जो है वो फ़र्ज़ करें कि टोटल टाइम में से भी 10 मिनट्स रहते हैं और उन्होंने जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो बी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया, और सी वाला भी जो है उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। तो इसमें हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा ग्रुप जो है हमने कैसे मैनेज करना है। तो हमने कैसे उनको मैनेज करना है कि ऐसे ना हो कि एक दो ग्रुप्स करके बैठ जाएं फ्री, और बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं वो भी काम कर रहे हों, ये बच्चे उनको डिस्टर्ब ना करें, वो इनको ना करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फिनिशिंग टाइम्स को अपने माइंड में रख के जाएं कि आप अगर हो जाए ऐसे तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग स्टूडेंट वर्क, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है कि आपने एक दफ़ा टास्क फ़र्ज़ करें बोर्ड पे लिख दिया या आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया और अब आप आराम से बुक लेके जो है वो खड़े हो जाएं सामने कि अब ठीक है बच्चों की मर्ज़ी है, जो वो करना चाहें वो करते रहें। आपने मॉनिटर करना है। अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपकी पूरी एक्टिविटी फ़ेल हो सकती है। रीज़न बीइंग कि आप स्टूडेंट वर्क को अगर मॉनिटर ही नहीं कर रहे, आपको नहीं पता कि एक पूरा आपने ग्रुप बनाया था 5 बच्चों का, उसमें से आपने देखा ही नहीं कि सिर्फ एक ने काम कर लिया, बाकी 4 जो है वो तो बैठ के फ्री। अब वो जो 4 हैं वो तो हमेशा यही कहेंगे कि आप जी जो टीचर है ना वो बजाय टेस्ट लेने के वो यही काम करवाए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वाले, क्योंकि उनको पता है उन्होंने चुप करके बैठ जाना है साइड पर, एक नहीं काम करने। अब होगा क्या कि आप अपनी तरफ से जब ग्रुप की कर रहे होंगे असेसमेंट, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर ली है। फ़र्ज़ कर ले मैथ के कोई प्रॉब्लम्स थे, कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, तो आपकी तरफ से वो जो पूरा ग्रुप है वो अब ओके हो गया उसकी, यानी कि आपने अपनी तरफ से आपको ये लग रहा है कि अब उसकी तैयारी जो है वो बिल्कुल A1 हो गई है। लेकिन हमें नहीं पता कि अंदर से तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया था और बाकी 4 तो बिल्कुल आइडल बैठे हुए थे। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉनिटर भी करें और फिर उनको मैनेज भी करें। अगर आपको लग रहा है कि स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं करे तो उनके लिए उनको भी मेंटली तौर पे आपको तैयार होकर जाएं कि मैंने किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना है, उनको कैसे इन्वॉल्व रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग इक्विपमेंट। ये उस केस के लिए है कि जब आप इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसकी एक कॉमन एग्जांपल आपकी लैब एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आप एफर्ट्स करें। आप फिज़िक्स की बात करते हैं तो आप वर्नियर कैलिपर का करवा रहे हैं, सो यू हैव टू मैनेज दैट इक्विपमेंट। अगर आपने एक ग्रुप को 1 या 2 वर्नियर कैलिपर्स दिए हुए हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी सब ग्रुप के पास भी बराबर हो और उस ग्रुप के अंदर भी वो सब बच्चे जो हैं उसको इक्वली इस्तेमाल कर रहे हों। तो इक्विपमेंट को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो होती है ना, उसके अंदर ये देखा जाता है कि कुछ एक्टिविटीज़ इस तरीके की होती हैं जो आप क्लास में नहीं करवा सकते। आपको बाहर जाना होता है, यू हैव टू गो आउटसाइड द क्लास, वेदर इट्स अ हॉल और इट्स अ लैब और इट्स अ कंप्यूटर लैब और अ साइंस लेबॉर्ट्री, बट यू हैव टू गो आउटसाइड योर क्लास इन्वायरमेंट। सो वहाँ पर स्टूडेंट की मूवमेंट को रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जब स्टूडेंट क्लास की बाउंड्री में होता है तो वो अपने आप को फिर भी स्टूडेंट फील कर रहा होता है, एंड ही नोज दैट ही हैज़ टू सिट प्रॉपरली एंड उसने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। बट एज सून एज ही गेट्स आउट ऑफ द क्लास, ही गेट्स आउट ऑफ हिज सेंसेस टू। तो आपको उस टाइम पे उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करके रखना है ताकि डिसिप्लिन ख़राब ना हो, स्टूडेंट्स की अपने लिए परेशानी ना बने, और जो ओवरऑल डिसिप्लिन आपके स्कूल का या कॉलेज का वो भी डिस्टर्ब ना हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लास्ट इसका टॉपिक है वो है असेसमेंट्स। आपने असेस कैसे करना है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को। अब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को असेस करने के लिए बड़े आसान सी चीज़ है कि एक तो ये काम है कि आप चेक लिस्ट बना लें। उस चेक लिस्ट का मतलब ये है कि आपने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक पॉइंट्स बना लिए हैं कि फ़र्ज़ करें कि इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए होने ज़रूरी हैं, इतना इनका जो है वो आंसर इतना इतना हद तक करेक्ट आना चाहिए, इतने स्टूडेंट्स इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हो, फिर आप उनको चेक करते जाएं, अच्छा ये इन्होंने किया, और ई चेक के साथ आप उसके कुछ नंबर भी दे दें जितने भी आपके नंबर्स हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है। फिर आप रेटिंग स्केल्स बना सकते हैं, यानी कि आप रेट कर दें आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 15, आउट ऑफ 100, जो भी आपको बेहतर लगती है रेंज, आप उसको कर लें। फिर उसके बाद सॉल्विंग पोटेंशियल भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि एक स्टूडेंट का, एक ग्रुप का आंसर जो है वो ठीक ना आए, लेकिन आप उस वक्त उसके अंदर सॉल्विंग पोटेंशियल चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितनी इनपुट डाली है, कितना उन्होंने एफर्ट किया है उसको सॉल्व करने का। तो आप उस हिसाब से भी असेसमेंट्स को अपनी असेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ को। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, आप असेस करेंगे इन ऑल 3 डोमेन्स। ये तीनों डोमेन्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। ये लर्निंग डोमेन्स होती हैं कि आपकी कॉग्निटिव डोमेन नंबर 1, नंबर 2 अफेक्टिव और नंबर 3 साइकोमोटर। इन तीनों डोमेन्स के अंदर आपने असेस करना है कि किस तरीके से आप जो है वो असेसमेंट्स कि आपके जो स्टूडेंट का जो आप जो असेस कर रहे हैं वो इन तीनों डोमेन्स के अकॉर्डिंग करना है, जिसमें कॉग्निटिव भी आ जाती है, जिसमें अफेक्टिव भी आ जाती है और जिसमें साइकोमोटर भी आ जाती है। तो अगर आप इन तीनों के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर ये एक कंप्लीट असेसमेंट होगी। ओके जी, लास्ट जो 2 चीज़ें हैं छोटी सी हमने डिस्कस करनी है वो है ऑब्स्टिकल्स और अप्रोचेज़। कि ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में। ऑब्स्टिकल, सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल हम फेस करते हैं वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज का। अगर आपके पास क्लास बड़ी है, 40 की क्लास है फ़र्ज़ करें, तो अब 40 की क्लास में अगर आप 5-5 के ग्रुप से बनाते हैं तो आपके 8 ग्रुप्स बन जाते हैं। अब 8 ग्रुप्स को एक क्लास में मैनेज करना, बिकॉज आपको क्लास की आप सिचुएशन में तो नहीं बिठा सकते, आपको या तो उनको सर्कल में बिठाना है या उनको अलग करना है। तो क्लास का अगर साइज़ छोटा है तो वहाँ पर इसका मतलब है आपकी रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी। फिर एक और एग्जांपल ऐसे ले लेंगे, फ़र्ज़ करें कि आपने कोई लैब एक्सपेरिमेंट करवाना है, तो अगर इक्विपमेंट्स कम हैं तो फिर भी आप उसको प्रॉपर्ली नहीं करवा सकते। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपके, या आपने कोई उनको समझाने के लिए प्रॉब्लम, आपने उनको कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है और प्रोजेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उनको आप कहते हैं कि ये हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं हैं। तो ये एक ऑब्स्टिकल बन सकता है आपकी इस तरीके की एक्टिविटी करवाने में। फिर उसके बाद दूसरी जो है आपके पास वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग टीचर्स की नहीं होती फॉर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो उसमें ये होता है कि अगर वो कंडक्ट करवा भी ले तो उसके उतने अच्छे नताइज नहीं आते, रिजल्ट्स नहीं आते, जितना कि एक ट्रेंड अगर टीचर को किया जाए उसको उसके लिए प्रॉपरली, जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग उसके लिए किया जाए तो वो उतना अच्छा जो है वो कर सकता है। तो इस वजह से ट्रेनिंग भी अगर नहीं हुई हुई, या इवन अगर ट्रेनिंग हुई हुई है और आपने उस ट्रेनिंग को भुला दी है, आपने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप पेपर देना था और आपको एक डिग्री चाहिए थी, B.Ed की या M.Ed की, तो फिर उस डिग्री का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो ट्रेनिंग की कमी हो सकती है। तीसरा एक बहुत बड़ा रियलिस्टिक इशू है, वो टाइम टेबल का इशू है। आपको अक्सर पता है कि अगर आपने किस तरह का काम करवाना हो तो यू नीड एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन क्लासेस आपके पास ट्रेडिशनली 40 टू 45 मिनट्स की होती हैं, तो उसके लिए आपको अपना मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि आपने वेदर यू हैव टू टेक ब्रेक और द टाइम, जो छुट्टी टाइम होता है उस टाइम पे आप करवा सकते हैं, या आप किसी और टीचर से कुछ अरेंजमेंट ले सकते हैं क्लास का। बट यू हैव टू कीप इन माइंड के टाइम टेबल का इशू बन सकता है। नंबर 4 इज़ सिलेबस डेडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हमारा प्रॉब्लम है कि हमने एक पॉइंट तक सिलेबस ख़त्म करवाना ही करवाना है, बिकॉज और स्टूडेंट्स हैव टू सेट इन सम बोर्ड एग्ज़ाम्स।
तो उस तक हमने करवाना ही है, तो इस वजह से हमारे सिलेबस का बहुत इशू है। तो और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अक्सर 2 से 3 दिन भी लग जाते होते हैं, तो उसमें प्रेफर किया जाता है कि ऐसा छोड़ दें, जो ट्रेडिशनली चल रहा है, एक टेस्ट लें और बस बच्चों को फारिग करें। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। और अप्रोचेस वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अप्रोच क्या इस्तेमाल करनी है। तो अप्रोच में सबसे पहले इसको आप फ्लो में लेकर चलें, तो ये भी आप ज़्यादा आपको फिर बेहतर समझ आ जाएगा कि सबसे पहले आपने मॉडलिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने मॉडल कर देना है जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम की अगर प्रॉपर मॉडलिंग हो जाए, यानी कि उसको समझा दिया जाए, उनको ब्रीफ कर दिया जाए, तो ये काम हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गाइड कर देना है उस जो आपने मॉडल क्रिएट करवाया है उसके बारे में स्टूडेंट्स को, और फिर उसके बाद आपने फेड आउट हो जाना है। फेड आउट का मतलब है कि आपने सिनेरियो से गायब हो जाना है। तो जब आप सिनेरियो से गायब हो जाएंगे तो आप स्टूडेंट्स को, अच्छा, सिनेरियो से गायब होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप क्लास छोड़ के चले जाएं। फ्रॉम फेडिंग आउट वी मीन कि आप क्लास में मौजूद होंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू मॉनिटर, यू हैव टू मैनेज, यू आर द क्लास टीचर, बट फेड आउट का मतलब ये है कि अब आप अवेलेबल ना रहे उनको आंसर करने के लिए। अब आप उनसे कहें कि बस अब मैं सिनेरियो आपके सामने से हट गया हूँ, अब आप उसको खुद सॉल्व करें, तो फिर वो उसको खुद जो है वो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास टॉपिक था प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का। अगेन दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर FPSC एग्जाम्स। तो इसको अच्छे से देख लें, इनके MCQs भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।